इस नावल की अगली एक साथ देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको राज़ी करना होगा। इसको पूरे एतमाद में लेकर मेरे लिए तैयार करना होगा जिससे मैं ख़त को पसंद करवा सकूं। मैंने चची से कहा, चची मैंने कहा था ना, तुम एक बहुत बड़ी और खिलाड़ी औरत हो, देख लो तुम्हारा दादा से गुजारा नहीं होता, अब तुम और मेरी तरफ देख रही हो और मुझे दो, फिर यहाँ खोल कर कहती हो और कुछ नहीं कर सकती। चची बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ दो और कुछ लो, अगर मंजूर है तो। मैंने कहा मुझे मंजूर है, पहले ये तो बताओ वो बंदा कौन है जिसको राजी करना है। चची बोली, फिक्र ना करो, वो भी अपना रिश्तेदार है और तुम उसको जानते हो और मुझे उम्मीद है तुम इसको आसानी से मीना लोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मेरा काम करवाओ। आज ही से साइमा आंटी के प्लान में काम शुरू करो। चची बोली, हौसला रखो, इतनी जल्दी भी क्या है, गर्म गर्म खाने से मुंह जल जाता है। मैंने कहा चची मुझे पता है, लेकिन मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 20 दिन हो गए हैं और कुछ दिन और बाद मुझे अब्बू की कॉल आ जाएगी कि वापस आओ और आकर अगले पढ़ाई की भाग दौड़ शुरू करो, और ये ना हो कि आपका काम भी दरमियान में रह जाए और मेरे भी। और मैंने दिल में सोचा चची तुम्हारी भी लेकर जाऊंगा, वो प्रोग्राम तो बड़ा ही जबरदस्त मैंने सोच रखा है। चची बोली, अच्छा ठीक है, अभी मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, पैकेज भी नहीं लग सकता, कल दिन में इसको कॉल करूंगी और प्लान बना लूंगी। मैंने कहा चची साइमा आंटी का नंबर किस नेटवर्क का है? तो उन्होंने कहा जाज का है। मैंने कहा मेरा जाज का नंबर है और भी पूरे महीने वाला पैकेज लगा हुआ है, अब मेरे मोबाइल से कॉल करो, अभी तो बच्चे आने में भी काफी वक्त बाकी है, मैं टीवी वाले कमरे से अपना मोबाइल लेकर आता हूं। चची ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, साइमा तो तुम्हारे दिमाग पर सवार हो गई है। मैं वहां से टीवी वाले कमरे में आया और अपना मोबाइल उठाया। एकदम मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग को एक्टिव कर दिया ताकि चची और साइमा आंटी की जो बात हो वो रिकॉर्ड हो सके और फिर मैं उनके दरमियान हुई सारी बातें सुन सकूंगा। मैं दोबारा चची के कमरे में आया और मोबाइल खोलकर चची को दे दिया। चची ने अपने मोबाइल से इसका। मैंने सोचा चची ने तकरीबन आधा घंटा बात की है और इसमें दो बातें तो नहीं हुई होंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग सुनकर सारी बात पता लगा लूंगा उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई है। फिर मैंने जब बच्चे और चची दोपहर को आराम कर रहे होते हैं, इस वक्त अपने कमरे में हेडफोन लगाकर सुन लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे भी आ गए। जब बच्चे और चची दोपहर को आराम कर रहे होते हैं, इस वक्त अपने कमरे में हेडफोन लगाकर सुन लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे भी आ गए और सब ने मिलकर खाना खाया और मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और बच्चे और चची अपने कमरे में चले गए। मैंने मोबाइल में हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू किया। साइमा आंटी ने पूछा, ये नंबर किसका है? तो चची ने बताया ये काशिफ का नंबर है। तो साइमा आंटी ने कहा, और सुनाओ, खैरियत से फ़ोन किया है? चची ने कहा, हाँ खैरियत से ही किया है। तुम सुनाओ, क्या कर रही थी? आंटी ने कहा, कुछ नहीं, आज सारे कपड़े धोए हैं, थक गई थी, अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। चची ने कहा, और सुनाओ, नहीं भाई ने इसके बाद तो घर में आगे पीछे तंग तो नहीं किया? आंटी ने कहा, नहीं अब घर में तंग नहीं करते हैं, अब थोड़ा सुकून है, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हारे घर से वापस आई थी तो इस दिन शाम को मैं किचन में अकेले थी तो वहां आ गए और आकर कहा, साइमा आज रात को मुलाकात करो, 5 दिन हो गए हैं, तुमने दोबारा नहीं, आज बड़ा दिल कर रहा है। तो मैंने कहा, नदीम भाई आज नहीं, कल रात को मेरे कमरे में आ जाना, मैं कर दूंगी। बस फिर वो चले गए और आज रात को वो मेरे कमरे में आएंगे। चची ने मजाक में कहा, अच्छा तो आज मेरी बन्नो रानी के साथ मुलाकात करोगी? आंटी ने कहा, हाँ और क्या करो, मरना तो और क्या करो, मेरे नसीब में सिर्फ मुन्ही में लिखा है और आज तक अपनी सहेली का सोचा तक नहीं है। चची ने कहा, नाराज क्यों होती है, तेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। चची ने कहा, एक बात बताओ, नदीम भाई से तुम करवा नहीं सकती? वो तो बहुत बड़ा रिस्क है और घर के बाहर किसी के साथ तुम चल नहीं सकती, वो बदनाम भी कर सकता है, फिर घूम फिर के जो भी बंदा होगा वो अपना ही घर का रिश्तेदार ही होगा। आंटी ने कहा, समीना जो भी हो पक्का बंदा हो, राजदार बंदा हो, जो प्यार दे भी और ले भी और बदनाम भी ना करे। चची ने कहा, देखो साइमा शौकत और इरफान भाई के साथ। साइमा आंटी ने जब ये सुना तो हैरत से बोली, क्या कह रही हो समीना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? ये तुम क्या बात कर रही हो?
साइमा आंटी ने कहा, उसकी उम्र और हमारी उम्र में कितना फर्क है। वो रिश्ते में हमारा भतीजा लगता है। चची ने कहा, मैं ठीक के रही हूँ। वही पक्का बंदा है और वो बदनाम भी नहीं करेगा। आंटी ने आगे से कहा, समीना मुझे तो लगता है तुम तो पक्की औरत बन गई हो और अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा और उसके नीचे भी लेट गई हो। चची ने कहा, बदतमीजी, मेरी बात तो पहले सुन लो फिर अपनी बकवास भी कर लेना। चची ने कहा, साइमा अब जो मैं बात बताने लगी हूँ वो गौर से सुनो, फिर मुझे अपना फैसला बता देना। फिर चची ने इसको अपनी और अंकल शौकत की मुलाकात का वाकया और मेरे पास इसका वीडियो सबूत का बताया। फिर जो चची और साइमा आंटी के दरमियान जो इस दिन बातें हुई वो वाला वाकया सुना दिया और इसमें से नरीना इशरत आंटी का वाकया गोल कर गई, वो इसको नहीं बताया। चची ने कहा, साइमा वो तुम्हारी और नदीम के दरमियान जो हुआ इसने इस दिन बाहर सब सुन लिया था और मेरा शौकत के साथ तो इसके पास वीडियो है और अब वो इस दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है कि मुझसे भी मुलाकात करवाओ, लेकिन अभी तक और कुछ नहीं करवाया और अब वो तुम्हारी बातें भी सुन चुका है, इसलिए मुझे कहता है चची अब साइमा आंटी के लिए जो बंदा तलाश कर रही हो वो मुझे आगे करो और मेरा साइमा आंटी के साथ, और कहता है अब दोनों मुझे खुश करो, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश रखूंगा और कभी भी बदनाम नहीं करूंगा और वैसे भी मुझे साइमा आंटी बहुत अच्छी लगती है और कहता है अब मेरा ख्याल रखो, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा और जब अब कहोगे आपकी खिदमत किया करूंगा। अब तुम बताओ साइमा, अब आगे तुम्हारा क्या फैसला है। साइमा आंटी ने कहा, मेरी तो पूरी बात सुनकर जान निकल गई है और तुम फैसला पूछ रही हो। चची ने अब्बा कहा, के देखो मिलने वाले साइमा, एक अगर अंकल काशिफ हमारे कच्चा घर आए बंदा होता तब तो मैं इतना मुश्किल दिन से होना। 8 साल की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरों पर मुश्तमिल था। उस इंसान का नाम वजीर अली था, लेकिन वालिद उसको वेरू बोलते थे। उम्मी ने वेरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए उसे अपने घर में ठहरा लिया। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है, तुम उसे अपना छोटा देवर समझो। उसने मुझे अपनी मुश्किल बयान की तो मैं इनकार नहीं कर सका। अम्मा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ। अब्बा कहने लगे, अरे बच्चों वाले कमरे में, ये भी पढ़कर सोए रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गईं। वो अब्बा से ज़्यादा बहस और तकरार नहीं करती थीं। वो दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और रात को लौटकर वापस आता। वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल फूल, कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता था, दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास, और रात का खाना कभी बाहर खा लेता और कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उसको चाचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते थे कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में वेरू ने भी हमारा साथ दिया। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था, लेकिन वेरू के आ जाने से अब कुछ हालात बेहतर होने लगे। खर्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल दाल चावल ख़त्म हो जाते और उसे पता चल जाता तो वो ये चीज़ें ख़रीद कर ला देता और हमसे पैसे ना लेता। वो कहता कि मैं भी इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। वेरू उम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से मेरी माँ मुतासिर हो गई कि वेरू वाकई एक नेक दिल और एक अच्छा इंसान है। अगर हमने उसको रहने को जगह दी तो ये भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। असल में वेरू का किसी बात पर अपने भाई और भाभी से झगड़ा हुआ, तब वो सामान उठाकर अब्बा के पास चला आया और अब वो अपने भाई के घर जाकर रहने पर तैयार नहीं था। वेरू अपनी कमाई से आधी रकम हमारे अखराजात में मिलाने लगा, तभी मिलजुल कर अच्छी ज़िंदगी बसर होने लगी। माली लिहाज से हमारे वालिदैन को सहूलत हो गई। हम कुल 4 बहन भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वेरू चाचा बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वेरू चाचा से बहुत खुश थे, जो हमारे लिए रोज़ बिस्किट टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। माँ को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनको अपने घर का फ़र्द मान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरो चाचा को मिल गई थी। लेकिन अब तो इस आदमी को चाचा कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपनी ज़िंदगी पर बीता हुआ ये वाक़या मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो वालिदैन गैरों पर भरोसा कर लेते हैं वो मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता,
अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेलकूद में थककर रात को गहरी नींद सोते थे। हम भी फर्श पर लाइन से तलियां बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, इसलिए बहुत थक जाती थी। फिर रात को ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश ना रहता। और वैसे भी चौथी क्लास की बच्ची को किस बात का होश होता। जब मेरे बहन भाई सो जाते तो रात को ये इंसान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती, कभी सो जाती, कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे और मीठी गोलियां और बिस्किट दे देता और मुझे कहता कि किसी को भी रात की इस बात का पता ना चले। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला तब भी वीरों को वही हरकत करते पाया। मगर अब फ़र्क ये था कि वो साथ में गंदी बातें भी करता था। वो बातें कभी मेरी समझ में आ जातीं और कभी मेरे सर के ऊपर से गुजर जातीं। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक़ में बुरा था और मैं खसरे में पड़ती जा रही हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी ज़मीन थी। वीरो चाचा ने अब्बा से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो इस जगह पर चारदीवारी बनाकर छत डाल लो। कारपेंटर तो अपना दोस्त है। छत, खिड़कियाँ, दरवाजे बहुत कम पैसों में बन जाएंगे और मजदूरी में खुद कर लूँगा। अब्बा इसकी बात पर बहुत खुश हुए। वैसे भी घर में एक कमरे की ज़रूरत थी। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरो चाचा ने हमारे कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा बना दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवाई। ये कमरा वीरो चाचा के हवाले कर दिया ताकि सुकून से वो इबादत रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। हम बहन भाई अगरचे अपने कमरे में सोते थे और वीरो चाचा अपने कमरे में सोता था। रात को जब मेरे वालिदैन और बहन भाई सो जाते तो वीरो चाचा चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझे समझ आने लगी थी। मैं उसे कहती कि वीरो चाचा रात को हमारे कमरे में ना आया करो, वरना मैं अपने वालिदैन को बता दूंगी। वीरो चाचा मुझे कहता कि तेरा बाप तेरी बात मानेगा, वो तो मेरी बात का यकीन करेगा क्योंकि मैं उसे आधे पैसे देता हूँ। मैं वीरो चाचा की बात सुनकर डर जाती क्योंकि उसने मुझे नासमझी की उम्र से डरा धमका दिया था। मैं उससे बहुत डरती थी। 8 साल ये इंसान हमारे साथ रहा और मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। मेरे वालिदैन उसके लिए फ़िक्रमंद रहने लगे कि कब तक वीरो कुंवारा रहेगा। अब इसकी शादी करा देनी चाहिए ताकि इसका घर भी आबाद हो सके। अब्बा के कहने पर उम्मी ने उसके लिए शरीके हयात की तलाश शुरू कर दी। एक जान पहचान के घर में रिश्ता तलाश कर लिया और वहाँ वीरो का निकाह हो गया। शादी के बाद कुछ दिन वो अपनी बीवी में मशगूल रहा और फिर वही पुरानी रविश दोहराई जाने लगी। जब उसकी बीवी मायके जाती तो वो हमारे कमरे में आ जाता। मैं किसी को कुछ भी ना बता सकती थी, दिल ही दिल में जलती रहती। वालिदैन ने तरबियत ऐसी की थी कि किसी बात पर ज़बान खोलना अपने आप को मरवाने वाली बात थी। मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता था कि ना जाने क्या कर गुजरेंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को सब बता देती। वीरू से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो मुझे धमकियाँ देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, इसलिए मुझे उससे डर लगता था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने अब्बा से कहा कि मेरा उस्ताद मुझसे बहुत काम लेता है और मुझे पैसे कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी करके अपना घर ले सकूँ। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद महीने में दुकान का सारा सामान ख़त्म करके वहाँ से चल दिया। वो तो चला गया, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहा और मैं उलझन का शिकार होती रही। मेरा ख्याल कहीं और होता और काम कहीं और होता। अजीब बेचैनी हो रही थी। मेरी हालत देखकर मुझे मेरी सहेलियां कहती थीं कि तुम किन ख्यालात में गुम रहती हो। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे अपनी उस खोई हुई इज्जत का गम है जिसको एक जालिम तार तार कर गया था। मैं इम्तिहान में भी इसी वजह से पास नहीं हो सकी। वो इंसान तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र भी मैला कुचैला बनकर निकल चुकी थी, मगर दिल की ख्वाहिशें के ख़त्म नहीं होती। उसके जाने के बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, उस इंसान को ही उनका ज़िम्मेदार समझती हूँ। उसके चले जाने के बाद मैं हर वक्त खोई खोई रहने लगी। मेरा दिमाग माऊ हो गया था। उसके चले जाने के बाद मैंने सुख का सांस लिया और मुझे कदरे सुकून मिली। मैं अपने कज़न यासिर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके साथ मुझे इस बात का शदीद एहसास था कि अब मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक मैं चुपके चुपके उससे मोहब्बत करती रही और मेरी बदकिस्मती देखें कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर एक क़यामत गुजर गई थी, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता यासिर के साथ किया, एक दिन यासिर मुझसे कहने लगा,
देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, मगर एक बात तुम्हें मुझे बतानी होगी कि क्या तुम्हारा माजी में किसी से कोई ताल्लुक़ तो नहीं रहा? मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। यासिर की ये बात सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। मैं यासिर को ये कैसे बता देती कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत को लुटा चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये कहा कि यासिर, मेरा ख्याल छोड़ दो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से मोहब्बत है। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म और बहुत ज़्यादती हुई है। मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं यासिर का मिजाज समझ चुकी थी। अपनी मजबूरियों की दास्तान, अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती की अपनी बीती सुना भी देती तो मुझे यकीन था कि मुझे माफ़ी ना मिलती। आर्जी माफ़ी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ़ बन जाता है, मगर उसके दिल में जो एक बार कांटा छुपता है तो फिर उसको निकालना मर्द के अपने बस की बात नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा नावल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।